सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम करेंगे प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात। इससे पहले वाली वीडियो हम डाल चुके हैं चैनल पे, जिसमें हमने बताया था कि उसका मतलब क्या है, प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, अंत शुरुआत कैसे हुई, प्रस्तावना कहाँ से ली गई। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के महत्व के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य। ठीक है, तो जल्दी से क्या है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, लाइव और वीडियो के एंड तक सभी को बने रहना है। ठीक है, और इन्हीं में से आपका एक या दो ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना के महत्व के बारे में, कि प्रस्तावना की क्या इंपॉर्टेंस है संविधान में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग ही क्या है, संविधान के स्रोत है। इसलिए कहा गया है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। क्या है, जनता में निहित है। अब देखो दोस्तों, जो भारत की जनता है उसको संविधान से ऊपर माना गया है, यानी कि सर्वोच्च माना गया है। किसे, जनता को। ठीक है, और जनता ही हमारे संविधान को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों स्वरूप। इस स्वरूप में आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सभी शब्द आपने पहले पढ़े हैं दोस्तों। आज इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ठीक है, और यहीं से आपका एक या दो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। स्वरूप की बात करें दोस्तों, इसमें कुल 5 शब्द आते हैं। संप्रभु संपन्न, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, और गणराज्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं संप्रभु संपन्न की। उद्देश्य प्रसाद में शायद मैंने पढ़ाया था कि संप्रभु संपन्न राज्य क्या है। दोस्तों इसका आशय क्या है, तात्पर्य क्या है कि भारत अब क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है। क्या है, स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राष्ट्र है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब भारत आंतरिक और बाहरी सभी मामलों को खुद ही हैंडल कर सकता है, यानी कि सभी आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए समर्थ है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या है, सामर्थ्य है। ठीक है, अब भारत को किसी अन्य राष्ट्र पर क्या है, निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संप्रभु संपन्न। ठीक है, अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों समाजवादी की। समाजवादी की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करना। वैसे तो दोस्तों समाजवादी का अर्थ क्या है, सभी को एक समान समझना, या फिर हम कह सकते हैं कि समाजवादी समानता को दर्शाता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी शब्द दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अमीर और गरीब के बीच जो संघर्ष है उसकी स्थिति को दर्शाया था। किसने, कार्ल मार्क्स ने। अमीर और, यहां पे लिख लीजिए आप, गरीब और अमीर की स्थिति को दर्शाया था, उनके संघर्ष की स्थिति को दर्शाया था। ठीक है, लेकिन ये तो कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या है, बताया गया था। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में दोस्तों समाजवादी या समानता को अपनाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में गांधीवादी विचार या फिर नेहरूवाद या फिर नेहरू की विचारधारा को अपनाया गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने तो क्या बोला था कि वहां के लोगों को गरीब और अमीर की दृष्टि में के संदर्भ में क्या है, उनकी जो स्थिति है, उनका जो संघर्ष है उसके बारे में बताया था। उसके द्वारा क्या है, समाजवाद को अपनाया गया था।
लेकिन हमारे देश में जो गांधीवादी विचार है दोस्तों, या फिर नेहरू के विचारधारा के द्वारा ही ये समाजवादी को अपनाया गया था। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में भाईचारे की स्थिति को अपनाया गया, यानी भाईचारे की दृष्टि से क्या है, समाजवाद को अपनाया गया, यानी कि सभी क्या है, एक समान है। ठीक है, तो समाजवादी का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ा पंथ निरपेक्ष समझते हैं दोस्तों क्या है। पंथ निरपेक्ष यहाँ पे लिखा मैंने, राज्य स्वयं में एक धार्मिक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी धर्म चुनेगी वो जनता अपने अनुसार चुनेगी, या फिर जनता के द्वारा ही क्या अपना धर्म चुना जाएगा। ठीक है, और भारतीय राज्य किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये पंथ निरपेक्ष में कहा गया है। ठीक है, इसीलिए राज्य स्वयं में एक धार्मिक नहीं है। ठीक है, जो भी धर्म होगा जनता का होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लोकतांत्रिक, जिसे हम बोल सकते हैं जनता शासन। अब दोस्तों हमारे देश में क्या है, वही लोग शासन करेंगे जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिसको हम जनता शासन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनता शासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों में आपने पजल नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, लोकतंत्र में जो सरकार चलाएंगे वो जनता के द्वारा चुना जाएंगे। ठीक है, यानी कि जनता शासन है और जनता ही सर्वोच्च है। लेकिन गणराज्य में भी वही बात आएगी पहले कि जनता के द्वारा क्या है, कैंडिडेट या फिर शासक चुना जाएगा, लेकिन वंशागत नहीं होगा, वंश के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन चुन सकते हैं, लेकिन कोई वंश के अनुसार नहीं चलेगा शासक। उसको अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा या फिर चुनाव के द्वारा हम चुन सकते हैं, लेकिन किसी वंश के द्वारा नहीं आगे बढ़ा सकते, ये वंश के द्वारा शासक नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं दोस्तों। आपके पास डायरेक्ट प्रश्न में क्या आएगा कि समाजवादी का अर्थ निम्नलिखित में से बताइए, या फिर पंथ निरपेक्ष निम्न में से किस वाक्य को दर्शाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, संपन्न। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है दोस्तों उद्देशिका के। ठीक है, धीरे धीरे इनको लास्ट तक हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आज सिर्फ इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी है तो वही जल्दी से सभी को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।